हेलो दोस्तों, मैं आशुतोष कुमार और आप देख रहे हो सबका नॉलेज यूट्यूब चैनल। आज बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड इम्पोर्टेंट एंड काफ़ी बड़ा चैप्टर है। इसमें बहुत टाइम लगेगा, बहुत सारे कॉन्सेप्ट समझने को आएंगे। इसमें थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट चैप्टर है। इसको जितना आराम से पढ़िएगा, हो सके तो लिख लिख के याद करने का कोशिश करिएगा, क्योंकि मैं जो नोट्स दूंगा इस नोट्स में बहुत सारे टॉपिक डिलीटेड है नहीं है, जो कि मैं अलग से दूंगा, तो उसको तो आपको लिखना होगा। तो इससे अच्छा है कि आप पहले से लिख लिख के पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, ताकि ये चैप्टर काफ़ी ईजी लग जाए। आप लोग को एक और सुविधा मिल चुका है, क्योंकि आप लोग के पास ऑब्जेक्टिव होना है। अगर सब्जेक्टिव रहता तो बहुत ही डिफिकल्ट चैप्टर थोड़ा सा लगता है, क्योंकि इसमें केवल टेबल एंड डायग्राम, बस इसके अलावा इसमें कुछ नहीं है। हर स्टेज पे आपको टेबल एंड डायग्राम देखने को मिलेंगे। और पहले जब सब्जेक्टिव एग्जाम होते थे जैक बोर्ड में, तो उस समय हमेशा लॉन्ग क्वेश्चन में आते थे। यूटिलिटी अप्रोच को दिखाइए, इक्विलिब्रियम अप्रोच को दिखाइए, ठीक है, मार्जिनल यूटिलिटी, टोटल यूटिलिटी में डायग्राम से रिलेशन दिखाइए। मतलब बहुत सारे टेबल डायग्राम पे क्वेश्चन आते थे। इस बार तो टेबल डायग्राम पे नहीं आएंगे, लेकिन इंटरनल क्वेश्चन उस टेबल से, उस डायग्राम से इंटरनल क्वेश्चन तो आएंगे। तो इसलिए टेबल डायग्राम से आएंगे नहीं, बनाना नहीं, लेकिन समझना जरूर होगा। तो इसीलिए मैं चैप्टर पढ़ाने से पहले आपको बताता हूँ कि काफ़ी सीरियस हो के इस चैप्टर को पढ़िएगा। और फर्स्ट थिंग, सेकंड थिंग कि इस चैप्टर को मैं सोचूंगा पहले ख़त्म कर दूँ, पूरा द एंड कर दूँ, उसके बाद क्लास 11th का फिर एक्स्ट्रा या कुछ पढ़ाऊंगा, क्योंकि थोड़ा सा डिफिकल्ट चैप्टर है। क्योंकि मैं भी जब पढ़ा था उस समय स्टार्टिंग में हमको भी लगा था, आज मैं रिवीजन करके जब पढ़ रहा था उस समय भी लगा कि ना स्टूडेंट को थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है इसमें। लेकिन आप लोग को ज़्यादा टेंशन लेना है नहीं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव है, तो थोड़ा सा आराम से पढ़ना होगा, ठीक है। तो बताते हैं कि इसमें टेबल डायग्राम का खेल है, जिसमें टेबल डायग्राम में आपका कमांड आ गया तो आपका चैप्टर पे कमांड आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते। पहले तो थ्योरी होगा, इस नोट्स में तो ज़्यादा थ्योरी है, टेबल डायग्राम बहुत कम ही दिया है, लेकिन तो चलिए इस चैप्टर के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। पहला इसका नाम क्या है? नाम है द थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। उपभोक्ता का क्या व्यवहार है उसका थ्योरी पढ़ना, केवल थ्योरी नहीं पढ़ना, बहुत कुछ इसमें पढ़ना है। जैसे इसको दो पार्ट में पढ़ेंगे। फर्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, कहाँ पे उपभोक्ता इक्विलिब्रियम यानी कि संतुलन क्या मतलब कि स्थिति में आता है। और एक पढ़ेंगे डिमांड, जो उपभोक्ता क्या डिमांड करता है। दो चैप्टर के रूप में इसको देखा जाएगा। पहला में कंज्यूमर इक्विलिब्रियम और दूसरा में डिमांड, ठीक है। आगे बढ़ें, कोई दिक्कत नहीं। तो पहले जान लेते हैं कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एंड कंज्यूमर डिमांड पढ़ने से पहले कंज्यूमर होते क्या हैं। देखिए, प्रोड्यूसर अलग चीज़ है, सेलर अलग चीज़ है, और कंज्यूमर अलग चीज़ है। कंज्यूमर जो उपभोक्ता, जो उपभोग करता है कोई भी गुड्स एंड वस्तु का, हम लोग कंज्यूमर के रूप में आते हैं। जैसे कंज्यूमर इन इकोनॉमिक एजेंट हु कंज्यूम फाइनल गुड्स एंड सर्विस फॉर ए क्या कंसंट्रेशन या फिर सेटिस्फैक्शन भी इसको बोल सकते हैं। अपने सेटिस्फैक्शन के लिए, अपने कंसंट्रेशन के लिए गुड्स एंड सर्विस को क्या बोलते हैं, कंज्यूम करता है, उसी को कंज्यूमर बोलते हैं। एक वर्ड में कह सकते हैं ए पर्सन हु कंज्यूम गुड्स एंड सर्विसेज फॉर हिट सेटिस्फैक्शन ऑफ नीड्स इज कॉल्ड कंज्यूमर। जो अपने नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए गुड्स एंड सर्विस को कंज्यूम करता है, उसी को क्या बोलते हैं, कंज्यूमर बोलते हैं। तो कंज्यूमर समझ गए। कंज्यूमर पे सारा चैप्टर जो है ना कंज्यूमर पे ही रहेगा, तो कंज्यूमर को समझना बहुत ही जरूरी था। और कंज्यूमर का बिहेवियर क्या होता है इसको भी थोड़ा सा देख ले, तो उसके बाद हम लोग यूटिलिटी वगैरह को डील करेंगे, ठीक है। पहले देखिए क्या है कंज्यूमर बिहेवियर इज द स्टडी ऑफ हाउ द इंडिविजुअल कस्टमर ग्रुप और ऑर्गेनाइजेशन सेलेक्ट बाय यूज एंड डिस्पोज आइडिया गुड्स एंड सर्विसेज टू सेटिस्फाई देयर नीड्स एंड वांट्स। कंज्यूमर बिहेवियर क्या है? एक स्टडी करता है हाउ द इंडिविजुअल, मतलब कैसे एक खास व्यक्ति, इंडिविजुअल कस्टमर कहने का मतलब एक खास उपभोक्ता, और ग्रुप ऑफ उपभोक्ता या फिर ऑर्गेनाइजेशन कैसे सेलेक्ट करता है, यूज करता है, डिस्पोज करता है आइडिया को, गुड्स को, सर्विसेज को, टू सेटिस्फाई देयर वांट्स एंड क्या है, नीड्स एंड वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए कोई भी खास व्यक्ति या फिर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या फिर कोई भी ग्रुप अपने नीड को फुलफिल करने के लिए, सेटिस्फैक्शन करने के लिए कैसे उपभोग करता है, उसी को स्टडी करते हैं ना, तो उसी को बोल देते हैं कि कंज्यूमर बिहेवियर के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं। कंज्यूमर बिहेवियर एक स्टडी करने का सब्जेक्ट है, विषय है, जो कि यह सब के बारे में पढ़ता है, जिससे कि हम लोग सेटिस्फैक्शन गेन करते हैं। तो उसमें कोई व्यक्ति भी हो सकता है, कोई ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकता है, तो उसी के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं ना, तो उसको क्या बोलते हैं, कंज्यूमर बिहेवियर, उपभोक्ता का व्यवहार, जिसमें वह चाहता है कि हमको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन गेन हो, ठीक। इट रेफर्स टू द एक्शन ऑफ कंज्यूमर इन द मार्केट प्लेस एंड अंडरलाइन मोटिव्स फॉर दोज एक्शन। क्या बोल रहे, इट रेफर्स टू द एक्शन ऑफ द कंज्यूमर, कंज्यूमर क्या क्या एक्शन, क्या क्या कार्य करता है इन मार्केट प्लेस में आप जाते हैं ना, तो वहाँ पे क्या क्या कैसे कैसे काम करते हैं उसी को बताता है। एंड
क्या है, अंडरिंग मोटिव फॉर दोज एक्शन, और उसके लिए उस काम के लिए अपना क्या उसका मोटिव होता है ना, उसके बाद अपना एक्शन लेता है, अपने कार्य करता है। पहले मार्केट में गए तो मार्केट में अपना स्टडी करिएगा कौन सब्जेक्ट लेना है कौन नहीं लेना है, उसके बाद अपना एक्शन करिएगा, आपका मोटिव क्या, इरादा क्या है, उसके बाद आप एक्शन लीजिएगा, कार्य करिएगा, वस्तु को खरीदिएगा या फिर नहीं खरीदिएगा। तो कंज्यूमर का बिहेवियर वही क्या कैसे व्यवहार करता है ना, उसी को स्टडी करते हैं किस में हम लोग, कंज्यूमर बिहेवियर में, उपभोक्ता का व्यवहार में, क्या खरीद रहा है, कैसे खरीद रहा है, कितना में सेटिस्फेक्शन हो रहा है, कितना में नहीं हो रहा है, कौन सा गुड्स को लेना है, कौन सा गुड्स को नहीं लेना है। आगे हम लोग पढ़ेंगे मोनोटोनस प्रेफरेंस क्या होते हैं, इसके बाद बंडल बजट सेट क्या होते हैं, बंडल क्या होते हैं, कहाँ पे इक्विलिब्रियम होता है, कैसे प्राइस का निर्धारण होता है, मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, टोटल यूटिलिटी क्या है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट आएंगे इसमें, तो सारे को देखेंगे। लेकिन पहले थोड़ा सा देख लेते हैं यूटिलिटी क्या है। देखिए यूटिलिटी और यूटिल्स दो टर्म आएंगे, पहला यूटिलिटी एंड दूसरा यूटिल्स। तो यूटिल्स हो गया मेजरमेंट यूनिट ऑफ यूटिलिटी, यूटिलिटी को मापने के लिए हम लोग यूटिल्स का यूज करते हैं। मान लिया आपको कपड़ा को नापना है तो मीटर में, रोड को नापना है तो किलोमीटर में, वैसे यूटिलिटी को मापना है तो यूटिल्स आता है। तो यूटिलिटी होता क्या है, यूटिलिटी इज ए वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ ए कमोडिटी। देयर आर टू टाइप्स, वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ ए कमोडिटी, कोई भी कमोडिटी का पावर होता है जो वांट्स को सेटिस्फाई करता है। जैसे कमोडिटी मान लीजिए रोटी है, तो रोटी में क्या पावर है, हमारा जो भी रोटी से भूख, तो भूख को सेटिस्फाई करता है, तो हमारा वांट्स है भूख, तो भूख देखिए मेरा वांट्स है, चाहते हैं कि भूख हमको लगा है, भूख हमको चाहिए, तो उसको सेटिस्फाई कौन करता है, पावर ऑफ ए कमोडिटी। कमोडिटी मतलब रोटी का जो पावर है ना, तो हमको सेटिस्फाई करता है क्या, मेरा वांट्स को फुलफिल करता है। तो रोटी खाए तो हमको सेटिस्फेक्शन मिला, तो वह यूटिलिटी अब कितना मिला कोई काउंट नहीं ना कर सकता है, ऑर्डिनल में या कार्डिनल में। इसमें भी बहस होता है कि यूटिलिटी को कैसे मेजर किया जाए, ऑर्डिनल नंबर 1 2 3 4 में से करके, या फिर नंबर में फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, तो कैसे मेजर के इसमें बहुत सारे डिस्कशन होते हैं ना। तो हम लोग जो एशियंट में जो प्राचीन के इकोनॉमिस्ट थे, तो उन्होंने बोले कि नहीं, यूटिलिटी को हम लोग 1 2 3 करके मेजर करेंगे, यानी कि ऑर्डिनल में मेजर करेंगे, लेकिन कार्डिनल में मेजर करेंगे। लेकिन अब जो नया इकोनॉमिस्ट है तो बोले कि नहीं, कार्डिनल में मेजर नहीं कर सकते हैं, यूटिलिटी को हमेशा ऑर्डर में मेजर किया जा सकता है। कार्डिनल में कैसे, मैं रोटी खाया तो कितना सेटिस्फेक्शन मिला, 1 2 3 4 नहीं ना होगा, जब भी होगा तो ऑर्डर में होगा कि हाँ फर्स्ट रोटी में इतना हुआ, सेकंड रोटी में इतना सेटिस्फेक्शन, थर्ड रोटी में घटते गया, तो उसको ऑर्डर में माप सकते हैं। ऑर्डर में कहने का मतलब कि ऑर्डिनल नंबर में, किसमें, OR यानी कि ऑर्डिनल में, और CR मतलब कि यहाँ पे कार्डिनल। तो कार्डिनल में पहले मापा जाता था, यानी यूटिलिटी अप्रोच हम लोग देखेंगे सिंगल कमोडिटी में और डबल कमोडिटी में। तो सिंगल में आपको कार्डिनल का यूज करते हैं और डबल कमोडिटी में ऑर्डिनल का यूज करते हैं। तो डबल कमोडिटी है ना आज का नया युग में, आगे देखेंगे उसके बारे में। तो चलिए यूटिलिटी समझ गया। यूटिलिटी क्या है, मेजरमेंट यूनिट ऑफ सेटिस्फेक्शन भी कह सकते हैं कि सेटिस्फेक्शन को मापने का यूनिट हो गया यूटिलिटी, और यूटिलिटी का मापने का यूनिट हो गया यूटिल्स। बात को समझ गए। मान लिया पापा से डांट खाए, तो डांट आप कितना खाएं, होता है ना कितना डांट खाए, तो उसको तो मेजर नहीं कर सकते कि हाँ 1 डांट खाएं या 2 डांट खाएं या 3 होता है कि हाँ ज़्यादा खाएं या कम खाएं, ठीक, तो होता है ज़्यादा या कम, उसको आप नंबर में काउंट नहीं कर सकते हैं। लेकिन हम लोग जो फर्स्ट कंडीशन पढ़ेंगे ना, यूटिलिटी अप्रोच बाय सिंगल कमोडिटी, तो उसमें हम लोग इसी को लेकर चलते हैं 1 2 3 4 को। लेकिन बाद में फिर चेंज हो जाता है, बाद में हम लोग कहते हैं कि नहीं ये 1 2 3 4 नहीं होगा, हमेशा ऑर्डर में किया जाएगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। यूटिलिटी समझ गए। यूटिलिटी क्या है, वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ ए कमोडिटी। आगे बढ़ें, कोई दिक्कत नहीं। यूटिलिटी 2 टाइप के होते हैं, और भी एक क्वेश्चन बनते हैं, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी, एक्सप्लेन इट्स कॉन्सेप्ट विद द हेल्प ऑफ टेबल एंड डायग्राम। भी एक क्वेश्चन है, 5 नंबर क्वेश्चन, 3 नंबर क्वेश्चन हमेशा यहाँ से रहते हैं। तो इस बार 5 नंबर 3 नंबर नहीं आएंगे, लेकिन 1 नंबर को तो आएंगे ना। तो उसके लिए हम लोग देखते हैं कि टोटल यूटिलिटी क्या होता है और मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है। मान लीजिए इसे मैंने टेबल एक बना दिया, ठीक है, एक टेबल बना दिया एक यहाँ पे, इसको मैं नोट्स में समझाऊंगा टेबल डायग्राम से, छोड़िए यहाँ पे थोड़ा सा रुक जाइए 1 सेकंड। टोटल यूटिलिटी देखिए क्या होता है, उसके बाद मार्जिनल बताएंगे। क्या बोला, टोटल यूटिलिटी द सेटिस्फेक्शन derive from the consumption of a given quantity of a commodity at a given time. In other words, it is the sum of the marginal utility. सारे marginal utility को जोड़ देते हैं ना, तो total utility होता है। उससे पहले इसको समझने से पहले marginal utility को समझ लेते हैं, उसके बाद मैं total समझाऊंगा, ठीक, क्योंकि इसी का ऐड क्या है, total। तो marginal क्या होता है, marginal utility is the change in the total utility resulting in the consumption of an additional unit of a commodity। हमेशा एडिशनल यूनिट का बात करेगा, उसी को मार्जिनल बोलते हैं, ठीक। इन अदर वर्ड इट इज़ द यूटिलिटी डेराइव फ्रॉम ईच एडिशनल यूनिट, मैंने प्रत्येक एडिशनल यूनिट से क्या हमको सेटिस्फेक्शन मिलता है, उसी को बोलते हैं मार्जिनल यूटिलिटी। मैं टेबल डायग्राम से भी समझाऊंगा तो क्लियर हो जाएंगे। पहले टोटल यूटिलिटी द सेटिस्फेक्शन डेराइव फ्रॉम द कंजप्शन ऑफ ए गिवन क्वांटिटी ऑफ ए कमोडिटी एट ए गिवन, क्या है, कंजप्शन ऑफ ए गिवन क्वांटिटी ऑफ ए
कमोडिटी एट ए गिवन टाइम में कोई कमोडिटी को आप कितना कंज्यूम किए उससे टोटल कंजप्शन से जो सेटिस्फैक्शन मिला उसी को बोलते हैं टोटल सेटिस्फैक्शन। मान लिया आपने 1 रोटी खाया, आपको 10 सेटिस्फैक्शन मिला, 2 रोटी खाए सेटिस्फैक्शन 8 मिला, घट जाएगा ना, 3 रोटी खाए सेटिस्फैक्शन 6 मिला, तो सारे को जोड़ देंगे ना तो टोटल हो गया। उसमें से एक का पूछेंगे तो एक आपका क्या होगा, मार्जिनल हो गया। चलिए इसको टेबल डायग्राम से समझते हैं, उसके बाद क्लियर हो जाएंगे। इस नोट्स में नहीं दिया है, लेकिन देखिए क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, थोड़ा सा इसको और रुक जाइए 1 सेकंड। चलिए इसको थोड़ा सा टेबल डायग्राम से समझ लेते हैं। देखिए उस नोट्स में नहीं तो आपको लिख के बनाना होगा ना टेबल डायग्राम। आप नहीं बनाइएगा नोट्स में कॉपी में तो समझ लीजिए, क्योंकि एग्जामिनेशन में आएंगे नहीं तो नहीं आएंगे तो आप लोग बच गए मेहनत करने से, तो थोड़ा सा डिफिकल्ट चैप्टर हो जाता है। चलिए देखिए टोटल यूटिलिटी। चलिए यूनिट मैंने कंज्यूम करना स्टार्ट किया 1, इसको थोड़ा सा हटाइए जो, चलिए 1 यूनिट 2 यूनिट 3 यूनिट। माने रोटी को एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग सबसे बेस्ट में, 1 यूनिट खाएँ सेटिस्फेक्शन हमको 8 मिला, ठीक, मार्जिनल, और टोटल भी 8 मिला। सेकंड यूनिट में 14 मिल गया। थर्ड में देखिए सेकंड में क्या होंगे, 1 सेकंड, मार्जिनल यूटिलिटी हमेशा घटते जाते हैं। क्यों घटते जाते हैं, आप मान लीजिए रोटी खाएं, ठीक, स्टार्टिंग में रोटी खाइएगा तो जितना सेटिस्फेक्शन मिला उतना धीरे धीरे आपका घटते जाएगा ना सेटिस्फेक्शन। 1 रोटी खाएगा, दूसरा रोटी खाएगा, तीसरा रोटी, धीरे धीरे सेटिस्फेक्शन घटते जाता है। सेकंड में कभी कभी चांस होता है ना कि सेकंड यूनिट जब कंज्यूम करते हैं तो उसमें सेटिस्फेक्शन बढ़ने का चांस होता है, केवल सेकंड में, बाकी हमेशा घटेंगे। हमेशा मार्जिनल यूटिलिटी जो है एक एडिशनल यूनिट से मिलने वाला सेटिस्फेक्शन को मार्जिनल यूटिलिटी बोलते हैं। तो मार्जिनल यूटिलिटी हमेशा घटता है। इसका एक फार्मूला भी होता है, मान लीजिए टोटल यूटिलिटी निकालना है। देखिए टोटल यूटिलिटी मान लीजिए TU, टोटल यूटिलिटी ऑफ एन यूनिट, तो इसके बराबर क्या होता है, देखिए टोटल यूटिलिटी ऑफ, 1 सेकंड रुकिए इसका फार्मूला मैं बताता हूँ कैसे होता है। देखिए मार्जिनल यूटिलिटी का फार्मूला क्या होता है, मतलब आपको मार्जिनल यूटिलिटी निकालना है, ठीक, MU, ठीक, MU कहने का मतलब एक क्वांटिटी का मार्जिनल यूनिट किसी का निकालना है, ठीक, तो आपको टोटल यूटिलिटी निकालना होगा एक क्वांटिटी का, ठीक है, एन, एक्स की जगह पे एन रखते हैं 1 2 3 4 किसी भी यहाँ पे एन, ठीक, और उसमें से माइनस करना होगा टोटल यूटिलिटी ऑफ n-1 यूनिट, ठीक है, n-1 यूनिट। कहने का मतलब कि मार्जिनल निकालना है हमको, मान लीजिए 6 निकालना है, ठीक। देखिए सेकंड यूनिट पे है तो टोटल यूटिलिटी TN, तो टोटल यूटिलिटी कितना 14 है, 14 है, ठीक, उसमें से एक घटा देना है, यानी कि n-1, यानी कि टोटल n है, सेकंड पे n-1 वाला तो घटा देंगे, तो 14 में से 1 यूनिट 8 वाले को घटा देंगे तो 6 निकल जाएगा ना। बात को समझिएगा, टोटल यूटिलिटी ऑफ n का ना मतलब, चलिए हम सेकंड वाला का निकाल, सेकंड में 2, तो 2 में से 1 घटाएंगे 1, तो यहाँ पे 1 पे कितना, 1 पे 8 है, तो 14 में से यहाँ पे देखिए यहाँ पे इसका आएगा 14, और 14 में से यहाँ पे क्या आएंगे 8 आएंगे, तो 14 में से 8 घटाएगा तो क्या आएंगे 6 आएंगे, 6, तो देखिए मार्जिनल यूटिलिटी यहाँ पे क्या 6 दिया ना, सेकंड यूनिट का 6 निकल गया। तो वही निकालने का फॉर्मूला होता है, लेकिन पहले समझिए कि दोनों में डिफरेंस कैसे टेबल डायग्राम से बता रहे हैं, उसको पहले समझिए उसके बाद समझिएगा। पेन मेरा चलता नहीं अच्छा से ना, थोड़ा सा दिक्कत होता है लिखने में। देखिए टोटल यूटिलिटी सबको जोड़ देते हैं तो टोटल यूटिलिटी बनते हैं सबको, देखिए 8, यहाँ पे देखिए 14 18, सब मार्जिनल यूटिलिटी को क्या बोलते हैं, सम ऑफ द मार्जिनल यूटिलिटी, सारे को जोड़ते जाता है टोटल यूटिलिटी, वही निकालना है मार्जिनल। तो 14 में से 8 को माइनस कर देंगे तो निकल ना गया, तो निकालने का फॉर्मूला होता है। लेकिन आपको बस यहाँ याद रखना है कि देखिए मार्जिनल हमेशा घटेंगे। क्या बोल रहे थे, सेकंड यूनिट कंज्यूम करने पे क्या होता है ना, कभी कभी बढ़ने का चांस होता है। मार्जिनल 6 है ना, तो यहाँ पे 10 भी हो सकते हैं। स्टार्टिंग में 8 आया तो 10 भी हो सकते हैं, लेकिन कभी कभी रेयर चांस में, एक्सेप्शनल केस में, मान ली पहली बार कोई चीज़ आप खाएं बहुत अच्छा लग गया तो सेकंड यूनिट में और सेटिस्फेक्शन बढ़ सकता है। मान ली रसगुल्ला आप फर्स्ट टाइम खा रहे हैं तो एगो खा तो बहुत अच्छा लगा, ठीक, तो सेकंड वाला खाएगा तो और अच्छा लगेगा, वाह सेटिस्फेक्शन बढ़ जाएगा। लेकिन फिर तो सेटिस्फेक्शन घटेगा ना, धीरे धीरे फिर तो आपका मन नहीं करे खाने का, 2 3 4 जैसे खाते जाइएगा सेटिस्फेक्शन घटते जाएगा, लेकिन हमेशा घटते ही जाता है, ठीक है ना। कभी कभी बढ़ने का चांस होता है, लेकिन ज़्यादातर है कि सेकंड यूनिट फर्स्ट के बाद मार्जिनल यूटिलिटी हमेशा घटते जाते हैं, याद है। अब देखिए टेबल एंड डायग्राम से, इधर हम टोटल यूटिलिटी मार्जिनल यूटिलिटी को दिखा रहे हैं, यहाँ पे क्वांटिटी कंज्यूम को दिखा रहे हैं। देखिए जब फर्स्ट यूनिट कंज्यूम किए, यहाँ पे फर्स्ट होंगे, सेकंड होंगे, थर्ड ऐसे करके जब फर्स्ट यूनिट कंज्यूम किए तो उस समय टोटल कितना है 8 है, और मार्जिनल भी 8 है। तो यहाँ से चले हम लोग 8 से, यहाँ पे 1 2 3 कर लीजिएगा, यहाँ पे 8 होगा, 8 से चले। सेकंड कंज्यूम किया तो 14 यहाँ पे चला गया, यहाँ पे 6 हो गया तो 6 यहाँ पे आएंगे, ठीक है। थर्ड किया तो 18 यहाँ पे चला गया होगा, वैसे करके धीरे धीरे यहाँ पे बढ़ते गया, इधर में ही घटते गया। यहाँ पे रिलेशन देखिएगा कहाँ पे, जब मैंने 20 यूनिट, देखिए जब यहाँ पे 20 देखिए घटते जाएगा ना, कभी कभी मार्जिनल 0 भी होता है। 20 पे जब पहुँच चुका, 5वां यूनिट जब कंज्यूम किया, 1 2 3 4 5, यहाँ पे जब पहुँच गए 5 यूनिट कंज्यूम किए, यहाँ पे देखिए यहाँ पे 5 यूनिट यहाँ पे मिलाएगा, तो 5 पे जब पहुँच गया तो मेरा मार्जिनल कितना होगा 0 हो गया। पहले से क्या घट रहा था, मार्जिनल निगेटिव में आ रहा था, ठीक, पॉजिटिव में आ रहा था,
इधर निगेटिव में चला गया, यहाँ पे जीरो हो गया मार्जिनल, और टोटल हमेशा बढ़ रहे हैं। ठीक, टोटल यहाँ पे मैक्सिमम होगा, जब टोटल मैक्सिमम होगा तो मार्जिनल जीरो होगी। एक और रिलेशन है कि टोटल यूटिलिटी जब मैक्सिमम होते हैं ना तो मार्जिनल जीरो हो जाते हैं, यहाँ पे जीरो होगा। अब देखिए जब घटने लगा, डिक्रीज करने लगा टोटल, तो निगेटिव में चला जाएगा, मार्जिनल निगेटिव में। तो रिलेशन नहीं पूछता है, रिलेशन अभी दिखाता हूँ मैं, लेकिन इसको बात को समझ गया ना कैसे कैसे हो रहा है। देखिए मार्जिनल जीरो भी हो सकता है, कभी कभी ऐसा होगा पूरा हमको खाने से मन भर गया, मन नहीं कर रहा है खाने का और कोई भी चीज़ कंज्यूम करने का, तो कोई वहाँ पर यूटिलिटी एडिशनल यूनिट से कोई यहाँ पर सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा, जीरो मिलेगा। कभी कभी माइनस में भी चला जाता है सेटिस्फेक्शन, ये खा रहा है लेकिन कोई उसका फर्क नहीं पड़ रहा है, तो ऐसा भी होता है। तो मार्जिनल हमेशा याद रखिएगा, 1 यूनिट कंज्यूम करने से जो भी सेटिस्फेक्शन मिलता है, तो एक सेकेंड क्या बोल रहे हैं कि 1 यूनिट कंज्यूम करने से जो भी सेटिस्फेक्शन मिलता है वो मार्जिनल होता है, और सम ऑफ द टोटल मार्जिनल, इसको बोलते हैं हम लोग सम ऑफ द टोटल मार्जिनल यूटिलिटी इज कॉल्ड टोटल यूटिलिटी। बात को समझ गए, सारे को जोड़ दीजिएगा ना। देखिए यहाँ पे सारे को मैं ऐड कर रहा हूँ, तो उसके से हमको टोटल यूटिलिटी मिल रहा है। सेकंड यूनिट माने 4th यूनिट पे निकालना है टोटल यूटिलिटी, देखिए 4th पे निकालना है, तो यहाँ पे क्या करेंगे 4th यूनिट पे सारे को जोड़ देंगे, यानी कि 8 को 6 को 4 को 2 को, तो सारे को जोड़िएगा तो 814 और 4 कितना होगा 18 2 20 निकल लगे, तो सारे को जोड़ दीजिएगा तो आपका टोटल निकल जाएगा। या फिर मार्जिनल निकालना है तो टोटल में से घटा के हमेशा 1 यूनिट को पीछे वाला घटा के 18 में से घटा दीजिए 14, तो 4 आ गया। और टोटल निकालना तो सब मार्जिनल को जोड़ दीजिए तो टोटल निकल जाएगा। यहाँ पर टोटल आपका 18 हो गया, देखिए घटने का टोटल -2 में गया। तो ये होता है निकालने का तरीका कि टोटल में से हमेशा घटाते जाइए 1 यूनिट, तो मार्जिनल आ जाएंगे। बात को समझ गए, आगे बढ़ें। चलिए दोनों में रिलेशन देखिए, VVI क्वेश्चन है, दोनों में रिलेशन। व्हेन द मार्जिनल यूटिलिटी पॉजिटिव टोटल राइजेस, देखिए जब यह पॉजिटिव है, निगेटिव नहीं है, देखिए यहाँ पे जीरो, यहाँ के बाद निगेटिव आता है, इधर निगेटिव है। ठीक, तो जब यह बढ़ रहा है, देखिए जब टोटल राइज कर रहा है, देखिए जब राइज कर रहा है ना, हमेशा याद रखिएगा टोटल यूटिलिटी जब राइज करते हैं तो मार्जिनल पॉजिटिव रहता है। ठीक, जब मार्जिनल यूटिलिटी जीरो, जब टोटल मैक्सिमम, हमेशा रिलेशन पूछता है कि जब टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम पहुंच जाएगी, देखिए मैक्सिमम यहाँ के बाद घटने लगता है, इधर बढ़ रहा है, यहाँ पे बढ़ रहा है, यहाँ पे घटने लगा, तो जब यहाँ पे घटने लगे, यहाँ पे बढ़ रहे थे तो यहाँ मैक्सिमम होगा, तो जब टोटल मैक्सिमम है तो मार्जिनल जीरो है। देख रहे हैं ना, टोटल मैक्सिमम, अब हमको सेटिस्फेक्शन फुल हो गया। अब मार्जिनल यूटिलिटी, कोई भी यूटिलिटी एक्स्ट्रा कंज्यूम कर रहे हैं तो वहाँ पे कोई सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है, जीरो मिल रहा है। ऐसा होता है ना, मान ली 5 रोटी आपने खाए, 6ठा रोटी पे आपको कोई सेटिस्फेक्शन नहीं मिला, सेटिस्फेक्शन आपका मन भर गया, खाने का मन नहीं है तो जीरो हो गया। और 7 खाइएगा तो और निगेटिव में जाएगा, उल्टी वगैरह होने लगा, वोमिटिंग जो होता है, तो दिक्कत है। तो ऐसा होता है जब टोटल मैक्सिमम तो मार्जिनल जीरो, एंड मार्जिनल निगेटिव तो टोटल हमेशा गिरने लगेगा, फैल करने लगेगा, जब कब निगेटिव में जाने लगता है। अब निगेटिव में जा रहा है, कोई खा रहे हैं रोटी को कंज्यूम कर रहे हैं लेकिन वहाँ से कोई सेटिस्फेक्शन नहीं है, घट रहा है, मन नहीं कर रहा है हमको, तो टोटल जब ऐड करेंगे तो निगेटिव में घटने लगता है कि माइनस में जा रहा है। देखिए ऊपर डायग्राम में टेबल में माइनस में जा रहा है, तो माइनस में जा रहा है तो घटेंगे ना। बात को समझ गए, देखिए माइनस में तो सबको ऐड करते हो, सबको ऐड करिएगा, -2 को घटाइएगा तो 20 में से 2 गए 18 घटेगा ना, तो वही है। तो टेबल डायग्राम से समझ के उसको लिख लीजिएगा तो याद हो जाते हैं, थोड़ा सा माइंड में समझ में क्लियर हो जाता है। तो टोटल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी का रिलेशन, टेबल डायग्राम और सारा कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे तो बहुत अच्छा, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए बात को समझ गए। मैं धीरे धीरे आराम से पढ़ा रहा हूँ ताकि आपको एकदम एक एक वर्ड, एक एक लाइन समझ में आए, चैप्टर एकदम ईजी लगे। जितना ही चैप्टर टफ है उतना ही मैं आपको ईजी समझाने का कोशिश करूँगा। ठीक है, कोई हड़बड़ी वाला अकबकी वाला बात नहीं है, आराम से पढ़ते चलना है। ठीक है, चलिए लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या होते हैं। VVI लॉ है, लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी एंड लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, दोनों पूछते हैं। ये हमेशा सिंगल कमोडिटी का जब यूज करते हैं ना, कंज्यूम करते हैं, उसमें लागू होता है। और लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी जो आगे देखेंगे, ये डबल कमोडिटी जब कंज्यूम करते हैं, डबल या मोर देन डबल, ज़्यादा कमोडिटी का जब कंजप्शन करते हैं ना, तब इसका यूज लागू होता है। और जब 1 यूनिट का कंज्यूम करते हैं तब फर्स्ट वाला लॉ लागू होता है। तो क्या ये जो लॉ है क्या बोलता है, एज ए कंज्यूमर, जैसे कि आप एक उपभोक्ता है, जैसे कि द कंज्यूमर मोर and more units of good, consume more and more units of good commodity, the marginal utility derived from each successive unit go on declining. This is the basis of law of demand. कहने का मतलब हो गया कि जैसे ही आप एक कंज्यूमर के रूप में ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूम करना स्टार्ट करते हैं कोई भी यूनिट के, तो धीरे धीरे जो मार्जिनल यूटिलिटी है जो कि डेराइव फ्रॉम ईच सक्सेसिव यूनिट, प्रत्येक अगला यूनिट से जो भी डेराइव होता है मार्जिनल यूटिलिटी, वो हमेशा घटते जाता है, गोज ऑन डिक्लाइनिंग। बात को समझ गए, यानी कि कहने का मतलब कि जो भी मैं कंज्यूम करूँगा गुड सर्विस को, जो भी बाकी सब अदर कमोडिटी को फिक्स रखना है, केवल एक कमोडिटी का जब कंजम्पशन करेंगे तो हमें से बाकी अदर फैक्टर जितने भी होते हैं ना, सारे को कांस्टेंट रखना। इसका एजम्पशन पढ़ेंगे, इस लॉ का क्या क्या एजम्पशन है ना, तो एजम्पशन को पढ़ेंगे। लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा आप कमोडिटी को कंज्यूम करते जाइएगा ना, तो एक एडिशनल यूनिट से मिलने वाला जो सेटिस्फेक्शन है वो हमेशा घटते जाता है।
टोटल में आपको फुल मिला, फिर देखें ना मार्जिनल में कैसे घटते गया, तो हमेशा आपको धीरे धीरे डिक्लाइन होते जाता है। ठीक है, तो ये लागू कब लागू यह होगा, कब यह लागू मतलब लास्ट सही माना जाता है, कब करेक्ट माना जाता है, इसके लिए कुछ एजम्पशन है, कुछ मान्यताएं हैं। जब वह लागू होते हैं ना तभी यह लॉ जो है वह अप्लाई होता है। यह लॉ क्या बोलता है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा कमोडिटी मोर एंड मोर जब कंज्यूम करूँगा तो जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो हमेशा घटते जाता है। बात को समझ गए बस, और इसमें कुछ नहीं था। आगे देखिए इसका थोड़ा सा एजम्पशन देखते हैं। देखिए एजम्पशन यहाँ दिया नहीं, एजम्पशन से क्वेश्चन आते हैं तो आपको मैं बताना फर्ज समझता हूँ कि नहीं हर एक टॉपिक को बताना है। देखिए आगे देखिए कहीं से स्क्रीनशॉट लिया हुआ है, क्योंकि हमारा जो नोट्स था वो नोट्स तो हम यहाँ लाए नहीं, घर पे आ गया ना, नोट्स हजारीबाग में है तो मेरा नोट्स है नहीं कि मैं वहाँ से दूँ, तो कहीं से स्क्रीनशॉट लिया हुआ है, तो बस मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो कहाँ से हर जगह से आपको कैसे करके आपको पढ़ा रहा हूँ। तो आपका काम है कि हर एक नोट्स में तो है अवेलेबल नहीं, और हर एक टॉपिक को छोड़ना भी नहीं है, तो आपका काम है कि साथ साथ पढ़ते चलें और उसको लिखते चलें ताकि याद हो जाए या समझ में आ जाए। ऐसा मत बोलिएगा भैया नोट्स में नहीं था, नोट्स में नहीं था लेकिन मैं प्रोवाइड करवा दिया ना अलग से। ठीक है, वो तो कितना करे सो नोट्स मिला, और वैसा नोट्स मिल गया लेकिन उसमें है नहीं तो क्या करें, तो एक्स्ट्रा मैं कहीं से आपको दूंगा। मैं अपना नोट्स यहाँ लाया नहीं होगा, अपना नोट्स लिख के उसको समझा दूँ। ठीक है, मेरे नोट्स में तो हर एक चीज़ थी लेकिन घर पे लाया नहीं हूँ तो थोड़ा सा दिक्कत है। देखिए इसका एजम्पशन क्या क्या है, आपको पढ़ने से मतलब है कहीं से मैं प्रोवाइड करा दे रहा हूँ, अभी टाइम है इसलिए तो मैं पहले स्टार्ट कर दिया कि ताकि टाइम से पहले सब कुछ कंप्लीट हो जाए। देखिए क्या क्या एजम्पशन क्या क्या कहता है। ला समझ गए ना कि ला हमेशा बोलता है कि तभी लागू होते हैं जब ला क्या बोलता है कि जब कंज्यूम करते जाते हैं मोर एंड मोर गुड, तो बाकी सब को कांस्टेंट रख के जब एक गुड का कंज्यूम करते हैं तो हमेशा मार्जिनल यूटिलिटी घटते जाता है। ठीक है, देखिए क्या बोला, पहला क्या है स्टैंडर्ड, थोड़ा सा पेंसिल चलेगा यहाँ पे ना, हाँ चलिए ठीक है, थोड़ा सा और छोटा कर देते हैं, थोड़ा सा इसको क्लोज कर देते हैं। ठीक है, चलिए क्या बोला, स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट इज यूज, मापने का यूनिट स्टैंडर्ड होना चाहिए। ऐसा मैं रोटी खा रहे हैं तो अब रोटी का एक टुकड़ा मत नहीं ना खाइएगा, एक स्टैंडर्ड यूनिट होना चाहिए ना, जो रोटी का साइज है जो आकार है हमेशा सेम होना चाहिए। ऐसा नहीं एक रोटी बड़ा खाएं फिर सेकंड में छोटा छोटा यूनिट खाएंगे, बोलेंगे हमको तो सेटिस्फेक्शन में कमी नहीं आ रहा सर, हमको तो भैया कमी नहीं आ रहा, तो ऐसा नहीं, एक स्टैंडर्ड यूनिट होना चाहिए कि नहीं। आप एक कटोरा दाल खा रहे हैं तो हमेशा में एक कटोरा खाना है, तभी जाकर नेक्स्ट कटोरा जब अगला कटोरा जब खाइएगा ना तो घटता है, तो स्टैंडर्ड यूनिट होना चाहिए। इफ़ द यूनिट ऑफ मेजरमेंट इज वेरी लार्ज, रुक जाइए थोड़ा सा इसको और छोटा करते हैं। ठीक है, यूनिट ऑफ मेजरमेंट इज वेरी लार्ज और स्मॉल, वेरी स्मॉल, देन द लॉ विल नॉट बी होल्ड। बहुत बड़ा यूनिट बहुत छोटा यूनिट करेगा तो लॉ काम नहीं करता है। एग्जाम्पल, इन अप्रोप्रिएट यूनिट, एक सेकेंड क्या यहाँ पर दिया, राइस एंड मेजर इन द ग्राम्स, वाटर इन द ड्रॉप्स एंड डायमंड इन किलोग्राम, तो ये सब इन अप्रोप्रिएट यूनिट है जो मापने का सही तरीका नहीं है। अब क्या, राइस को ग्राम में नहीं ना मापिएगा, राइस को तो केजी में ना मापिएगा, तो मापने का सही है। ठीक है, वाटर को आप ड्रॉप में मापिएगा, वाटर को आप लीटर में मापिएगा, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, एक स्टैंडर्ड यूनिट होना चाहिए, तभी यह लॉ काम करता है। ठीक, आगे क्या बोल रहे हैं, होमोजीनियस कमोडिटी एक साथ होना चाहिए, ऑल यूनिट ऑफ ए कमोडिटी कंज्यूम आर होमोजीनियस एंड परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स। होमोजीनियस मतलब एक जैसा होना चाहिए ना, सारे को आप केजी में ले रहे तो सारे को केजी में, सारे को आप ग्राम में तो सारे को ग्राम में, तब आपका जो अगला यूनिट से मिलने वाला सेटिस्फेक्शन है वह घटता है। ठीक है, थर्ड क्या है, कॉन्टिन्यूअस कंजम्पशन लगातार होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक रोटी अभी खाएं और दूसरा रोटी हम शाम में खाएंगे, वैसा नहीं होता है। तो जितना रोटी से सेटिस्फेक्शन अभी मिला तो शाम में खाइएगा 2 घंटा बाद तो उतना ही मिलेगा, नहीं, कॉन्टिन्यूअस कंजम्पशन हो जाए। द लॉ डिमिनिशन मार्जिनल यूटिलिटी होल्ड ओनली व्हेन द कंजम्पशन ऑफ ए सक्सेसिव यूनिट ऑफ ए कमोडिटी विदाउट ए टाइमिंग गैप, यानी बिना कोई टाइमिंग गैप के आपको कंज्यूम करना है तभी सेटिस्फेक्शन मिल पाता है अच्छा से। ठीक है, आगे क्या, मेंटल एंड सोशल कंडीशन ऑफ ए कंज्यूमर मस्ट बी नॉर्मल। कहने का मतलब क्या, आप पगला आदमी को बोल दीजिएगा तो 10 को खा जाएगा रसगुल्ला, 18 को खा जाता है, कोई बहुत फेवरेट होता है, हमारे चिकन बिरयानी फेवरेट है, 25 को खा जाएगा, तो उसका चॉइस, उसका टेस्ट, उसका मेंटल जो होता है ना कंडीशन वो सही रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि पागल आदमी आ जाए अब बोलिए कि भैया ये तो खाते जा रहे थे, अब कोई सेटिस्फेक्शन घट नहीं रहा है, तो ऐसा नहीं होता है, घटना चाहिए, और मेंटल एवं सोशल कंडीशन सारा कुछ ठीक होना चाहिए। द लॉ विल बी होल्ड वेल द कंज्यूमर मेंटल कंडीशन इज नॉर्मल एंड हिज इनकम एंड टेस्ट, देखिए टेस्ट प्रेफरेंस सब कुछ आर अनचेंज एंड हिज बिहेवियर इज रेशनल, उसका रेशनल बिहेवियर, अच्छा व्यवहार होना चाहिए, उसका इनकम वगैरह भी सारा कुछ फिक्स होना चाहिए। ऐसा नहीं इनकम बढ़ गया तो ज़्यादा कंज्यूम करने लगेगा, तो नहीं, सारा कुछ फिक्स रहना, इनकम फिक्स रहना चाहिए, इंटरेस्ट फिक्स रहना चाहिए, हर एक जितना भी फैक्टर आते हैं आगे पढ़ेंगे क्या क्या फैक्टर होते हैं, तो सारे फैक्टर को, डिमांड में क्या क्या फैक्टर प्रभावित करते हैं, तो फैक्टर को मैं आगे बताऊंगा। तो जितने भी फैक्टर डिमांड को प्रभावित करते हैं तो सारे को कंज्यूम रखना है, सारे को बिल्कुल कॉन्स्टेंट रखना है ताकि उस पर लागू नहीं होगा, कॉन्स्टेंट नहीं रहेगा तो लागू नहीं होता लॉ। तो लॉ ऑफ डिमिनिशन मार्जिनल यूटिलिटी का सबका एजम्पशन है, ये सब जब एजम्पशन लागू होते हैं ना तभी वो लॉ काम करता है। आगे देखते हैं, थोड़ा सा इसको टेबल डायग्राम से देख लें। चलिए नेक्स्ट टॉपिक क्या है,
लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन हो गया, कंज्यूमर बंडल और लॉ ऑफ, इस कंज्यूमर बंडल वगैरह अभी आ गया, इस अभी नहीं आना चाहिए, इसमें थोड़ा सा आगे पीछे दे दिया ना, सही से नहीं दिया। कंज्यूमर बंडल वगैरह तो बात का चीज़ है ना। फिर लॉ ऑफ डिमिनिशिंग हो गया, लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, ये तो आप डबल कमोडिटी में पहले कंज्यूमर इक्विलिब्रियम समझना होगा, उसके बाद ये सब लॉ समझना होगा। ऐसे मैं लॉ के बारे में बताता हूँ। क्या बोल रहा है, लॉ स्टेट व्हेन द कंज्यूमर स्पेंड हिज इनकम ऑन कमोडिटी ही विल बी इक्विलिब्रियम। पहले इक्विलिब्रियम समझना होगा, इक्विलिब्रियम क्या होता है, उसके बाद इसको समझिए। पहले इसमें इक्विलिब्रियम कहाँ दे दिया, आगे पीछे दे दिया ना, इसीलिए बोल रहे हैं आप लोग लिख के थोड़ा सा पढ़ के याद करिएगा ना, तो नोट्स के चक्कर में रहेगा तो जैसे मन तैसे जहाँ था। पहले कंज्यूमर इक्विलिब्रियम देखिए, उसके बाद उस लॉ को समझिएगा, ठीक है। क्या बोला कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, एक सेड टू बी, एक सेकेंड, चलिए ठीक है, चलिए कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या बोल रहा है, कंज्यूमर इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम, बोलेंगे वह कंज्यूमर जो उपभोक्ता इक्विलिब्रियम में है, यानी कि संतुलन में है। कब, व्हेन ही मैक्सिमाइज हिज सेटिस्फेक्शन, जब उसका सेटिस्फेक्शन मैक्सिमम हो जाएगा, एंड हिज गिवन मनी इनकम एंड प्राइस ऑफ द टू कमोडिटी के बाद बोल रहा है वन कमोडिटी, दो बार देखेंगे कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम, हम लोग दो कंडीशन में देखेंगे। पहला देखेंगे जब एक कमोडिटी में कब उसका सेटिस्फेक्शन होता है, और दूसरा देखेंगे जब दो कमोडिटी कंज्यूम कर रहा है तो कब सेटिस्फेक्शन होता है। ही अटेम्प्ट्स इक्विलिब्रियम एट दैट पॉइंट व्हेन द स्लोप ऑफ द आईसी इज इक्वल टू द स्लोप ऑफ द बजट लाइन। ये अभी समझ में आपको लोग नहीं आएगा, लेकिन आप लोग यही समझिए ना कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम उसी को बोलते हैं जब कंज्यूमर अपना सारा पैसा को खर्च करके और सारा सेटिस्फेक्शन को प्राप्त कर लेता है, तो इक्विलिब्रियम हो जाता है। कि देखिए सेटिस्फेक्शन गिवन इज मनी इनकम एंड प्राइस ऑफ ए कमोडिटी, एक कमोडिटी का क्या प्राइस है और उस आदमी का क्या इनकम है। मान ली किसी का प्राइस निर्धारित करा, मार्केट में गए तो प्राइस कैसे निर्धारित होता है, आप बोले कैसे केजी है भैया चावल, तो बोलेगा 20 रुपये केजी, आप बोलेगा नहीं हम देंगे 18 रुपये केजी, तो आप लोग दोनों मिल के कैसे उसका, अब जितना अपने आपके पास इनकम है और जब आपको सेटिस्फेक्शन लग रहा है कि नहीं इतना इनकम इतना सेटिस्फाई करेगा, तब खरीदिएगा, तब प्राइस बनेगा, तो वहाँ पे इक्विलिब्रियम आप हो जाइएगा। बोलेगा नहीं 19 रुपये में, आपको लगेगा हाँ मैं 19 रुपये आपको सेटिस्फाई कर सकता हूँ और 19 के बराबर हमको ये सेटिस्फेक्शन चावल दे देगा, तो आप खरीदिएगा। प्राइस वैसे ना, मार्जिनल यूटिलिटी देखिए, याद रखिएगा, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी एंड, एक सेकंड, प्राइस कैसे निकलता है, हमारे प्राइस निकालना किसी का, ठीक, प्राइस, तो प्राइस क्या होता है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी और मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ प्राइस, इसको काटिए एक सेकंड। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मान ली कोई कमोडिटी का एक्स का, ठीक है, और मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ किसी मान ली मनी का मतलब ए मान लेते हैं, ठीक। तो मार्जिनल यूटिलिटी मनी का कितना है और प्राइस कितना है कमोडिटी, दोनों जब बराबर होंगे ना तब प्राइस निकालते हैं। इसको देखिए, इसको मैं लिख के बता रहा हूँ, थोड़ा सा रुक जाइए एक सेकंड। पहले सिंगल कमोडिटी में देखें कैसे क्या होता है। देखिए यहाँ पे कैसे होगा ना, बोले कि जो चैप्टर है ना बहुत ही थोड़ा सा डिफिकल्ट टाइप का बना दिया है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। देखिए मान ली प्राइस किसी कमोडिटी का, मान ली प्राइस मैंने 5 रुपये रख लिया, ठीक, सपोज कर लिया, एक सेकंड रुक जाइए, कहाँ कट गया, क्योंकि नोट्स वगैरह में टेबल डायग्राम रहते नहीं है तो दिक्कत हो जाता है थोड़ा सा। बुक में रहता है तो बुक कितना पढ़ाने लगेगा, बुक कहाँ से खोल कैसे क्या, बुक में भी अच्छा से नहीं दिया रहता है। हाँ कोई रेफरेंस बुक है, जैसे कि मान लिया अनुपम अग्रवाल जी सब, या कोई भी साइड बुक होगा तो उसमें दिया रहता है। तो मैं तो घर पर कोई बुक वगैरह लाया नहीं हूँ तो दिक्कत है हमको थोड़ा सा, ठीक है, लेकिन फिर भी मैं आप लोग को समझा देता हूँ। क्या बोल रहे हैं, मान ली किसी भी कमोडिटी का प्राइस कितना है, मैंने प्राइस मान लिया 5 रुपये का प्राइस है, ठीक है। अब मार्जिनल यूटिलिटी मतलब कि एक एडिशनल यूटिलिटी ऑफ मनी का मान लिया 1 रुपया, कोई भी यूनिट मार्जिनल, सबसे यूनिट पर छोटा 1 इकाई 1 रुपया होता है ना, किसी भी सबसे छोटा यूनिट पैसा का मार्जिनल क्या होगा 1, 1 रुपया 2 रुपये बढ़ते, मान लिए 1, मान लिए 1 यूटिलिटी, मान लिया आप 2 भी मान सकते हैं, 2 मानते हैं तो चेंज करने पड़ता है। मान लिया 1 रुपया में हमको 1 यूटिलिटी मिल रहा है, सपोज करें, एजम्पशन है, मान्यता ऐसे करके कि 1 रुपया में अब आप मान सकते हैं कि 2 रुपया बराबर 5 यूटिल्स, ऐसे ही मान सकते हैं। हम मान लें कि 1 रुपया बराबर 1 यूटिल्स, ठीक है, 1 रुपया खर्च करेंगे तो हमको 1 यूटिल्स बराबर मिल जाएगा। आप ऐसा भी कर सकते हैं, मैं 5 रुपया खर्च करूंगा तब हमको 1 यूनिट मिल सकता है, 5 करके बना सकते हैं, मैंने 1 करके बनाया हूँ, 1 करके सुविधा होता है। तो मान ली मैंने 1 रुपया खर्च किया, हमको 1 यूटिलिटी का सेटिस्फेक्शन मिल गया, ऐसा सपोज कर लिए। चलिए आगे देखिए, एज वी नो दैट, हम लोग जानते हैं फॉर्मूला है कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स बाई मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी बराबर प्राइस होते हैं। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, तो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी हमेशा कांस्टेंट होना चाहिए, प्राइस हमेशा 1 होता है किसी भी क्वांटिटी का, तो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी 1 है, यानी कि इसको नीचे 1 रखते हैं तो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स बराबर प्राइस हो जाता है। जो प्राइस है और उसका मार्जिनल यूटिलिटी, जो मैं चावल खरीद रहा हूँ तो उसे 1 यूनिट का सेटिस्फेक्शन हमको अगर सेटिस्फाई करेगा तो मैं चावल खरीद पाऊंगा। तो यह है कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स बाई मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, मतलब कितना आप एक्स हमको दे रहे हैं उसके अपेक्षा मैं कितना आपको कितना मैं मनी को दे रहा हूँ, 1 यूनिट आप एक्स दीजिए और 1 यूनिट मैं मनी दूंगा, बात को समझ रहे हैं, तब वह प्राइस को निर्धारण होता है, ठीक है। तो मैंने मान लिया कि 1 यूनिट बराबर 1 यूटिलिटी, तो प्राइस निकल गया, तो प्राइस हमेशा ऐसे ही निकलते हैं, ठीक। तो देखिए टेबल डायग्राम में मान लो क्वांटिटी देखिए 1 2 3 4, ठीक है, क्वांटिटी इधर 1 2 3 4 था। मार्जिनल यूटिलिटी एक्स कोई भी कमोडिटी का
ठीक है, घटते जाएगा हमेशा, 8 के बाद 6 5 घटते जाएगा। ठीक, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स, एक्स यहाँ पर रुपीज़ में है, इसको मनी भी बोल सकते हैं कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स कैसे निकालेंगे, पैसा ग्रुप में, यहाँ पे एक्स है सेटिस्फेक्शन के रूप में, ठीक है, यूटिलिटी, और यहाँ पे आ गया पैसा के रूप में, एक्स रुपीज़ लगा दिए, तो कैसे निकलेगा, आप मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स बाई मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी बराबर प्राइस होते हैं। प्राइस हमें यही थ्योरी, जनरल थ्योरी यही है। जनरल थ्योरी में क्या बोलते हैं कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स बराबर मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, जहाँ पे बराबर होते हैं तो वही प्राइस होता है। तो देखिए मैंने कितना किया, इसको डिवाइड किया, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी तो 1 माना है, 1 से डिवाइड किया तो 8 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 8 ही रह जाएगा, 6 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 6 रह जाएगा, 5 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 5, यहाँ पे आप हमेशा 2 भी रख सकते, 3 भी, मैंने 1 माना है, 1 यूटिलिटी बराबर 1, अब 2 भी मान सकते थे, अब मान सकते थे कि 2 रुपया बराबर 5 यूटिलिटी, जैसे मानी, लेकिन मैंने 1 1 मान लिया तो एक सबको डिवाइड किया तो सेम के सेम आ गया। यहाँ पे देखिए बराबर कहाँ पे मिला, रुपये, तो प्राइस कितना था 5 रुपये, तो 5 रुपये जब प्राइस किया ना तो वहाँ पे देखिए बराबर आ गया, जब मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी एंड मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ प्राइस दोनों का रेशियो जब बराबर आ गया, हमारा प्राइस के ओरिजिनल प्राइस के बराबर आ गया, तो यहीं पे आपका मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन देखने को मिलता है। बात को समझे कैसे, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी बराबर मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी, दोनों को रेशियो करके जब प्राइस के बराबर आ जाते हैं तो वही क्या होता है, वहाँ पे हम लोग मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन कोई भी कंज्यूमर प्राप्त करता है। और ये टेबल हो गया, इसको क्या बोलते हैं, डायग्राम हो गया, टेबल होगा, डायग्राम के रूप में ऐसे दिखा सकते हैं। देखिए कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कहाँ पे होंगे, देखिए मार्जिनली इधर हम लिए मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, ठीक है, जो भी इधर हम यूनिट कंज्यूम 1 यूनिट पे इतना, 2 पे 3 ऐसे करके डायग्राम बना। यहाँ पे देखिए इस यूनिट पे, यूनिट थर्ड पे क्या होंगे ना कि बराबर प्राइस, देखिए प्राइस लाइन है, ये प्राइस लाइन है, ये आपका मार्जिनल यूटिलिटी का लाइन है, और यहाँ पे देखिए बराबर आ गया, तो यहीं पे आपको कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। तो खैर टेबल डायग्राम आप लोग आएगा नहीं, बस थोड़ा सा मैं ऐसे बना के लिख के समझा दिया, लेकिन इतना पूछता नहीं है। लेकिन हमेशा याद रखें प्राइस कैसे निकलते हैं, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स बाई मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इज इक्वल टू प्राइस, ठीक है, ये आपका जनरल फार्मूला हो गया, ठीक है, इसको याद रखिएगा, बस आगे बढ़ते हैं। ठीक, यह तभी लागू करेगा, इसका भी एजम्पशन है, कुछ एजम्पशन आप रखिएगा तभी लागू होता है, हमेशा लागू नहीं होता, इसका भी एजम्पशन देखना होगा। देखिए क्या बोल रहा है, देखिए इसका क्या क्या एजम्पशन है, इसका भी थोड़ा सा देख लेते हैं, पढ़ देता हूँ मैं, रीड कर रहा हूँ, यहाँ पर कलम खोलने में थोड़ा दिक्कत हो जा रहा है। देखिए एजम्पशन ऑफ यूटिलिटी अप्रोच, यूटिलिटी अप्रोच कहने का मतलब यूटिलिटी यूटिल से सिंगल कमोडिटी के देख, द एजम्पशन फॉर द कार्डिनल अप्रोच आर, कार्डिनल में हमेशा, इसको ऑर्डर में नहीं, यूटिलिटी अप्रोच हमेशा कार्डिनल में 1 2 3 4 देखना डायग्राम में 1 यूनिट 2 यूनिट घटते गया, 8 6 घटते गया, तो हमेशा किस में होगा, हमेशा आपको कार्डिनल नंबर में होगा। ठीक, यूटिलिटी कैन बी एक्सप्रेस इन द एग्जैक्ट यूनिट, यूटिलिटी इज मेजर इन द मोनेटरी टर्म, यूटिलिटी का हमको इसमें मनी के टर्म में एक्सप्रेस करना होगा। जैसे कि मैंने वहाँ पर माना था 1 रुपया बराबर 1 यूटिल्स, आप मान सकते थे कि 2 रुपया बराबर 5 यूटिल्स, ऐसे करके भी, या 1 रुपया बराबर 2 यूटिल्स, या 2 रुपया बराबर 5 यूटिल्स, जैसे ही मान सकते हैं। मैंने माना कि 1 रुपया बराबर 1 यूटिल्स, ठीक है, आपको जैसा मानना होगा, आपको 1 रुपया बराबर 2 यूटिल्स भी मानना होगा, तो 2 से डिवाइड देना होगा सब में, फिर जो मैं 8 में 1 से डिवाइड दिया, आपको 2 से डिवाइड देना होगा, ठीक है, उसको मोनेटरी टर्म में अपन। कंज्यूमर इज क्या है, कंज्यूमर इनकम इज गिवन, कंज्यूमर का इनकम ही गिवन होना चाहिए, इनकम बढ़ेगा तो उसका कंडीशन चेंज हो जाएगा। ठीक, प्राइस ऑफ कमोडिटी आर गिवन एंड रिमेन्स कांस्टेंट, हमेशा प्राइस कांस्टेंट होना चाहिए। 5 सबका प्राइस 5 रुपया था, कोई भी कमोडिटी का प्राइस ऐसा नहीं 1 यूनिट खरीदे 5 रुपया, दूसरा यूनिट में 10 रुपया, ऐसा नहीं होना चाहिए। और कांस्टेंट मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी भी कांस्टेंट होना चाहिए। कहने का मतलब कि मनी का, मान लीजिए 1 यूनिट से मैंने 1 बिस्कुट खरीदा, ठीक, तो दूसरा यूनिट से हमको भी 1 ही बिस्कुट मिलना चाहिए, तीसरा यूनिट मनी का देंगे उससे भी 1 बिस्कुट मिलना चाहिए। ऐसा नहीं कि मनी का 1 यूनिट दिया 2 बिस्कुट, दूसरा यूनिट दिया 5 बिस्कुट, ऐसा नहीं, मनी का भी मार्जिनल यूटिलिटी कांस्टेंट होना चाहिए। तो ये सब अप्रोच तो माइंड में थोड़ा सा रखिएगा, लिख लीजिएगा तो और अच्छा होते हैं। तो ये सब लिख लिखकर आपको चैप्टर पढ़ना होगा, थोड़ा सा डिफिकल्ट चैप्टर है, तो मेन टॉपिक आज खत्म कर दिए। एक और टॉपिक इसमें डिफिकल्ट है जो कि 2 कमोडिटी के रूप में है, तो उसमें टेबल डायग्राम कम ही दिखाऊंगा, टेबल डायग्राम आएंगे नहीं क्या समझा दूंगा, लेकिन मेन चीज़ जो समझा दिया, बाकी चैप्टर ईजी आगे से बहुत ईजी होंगे। तो आज के लिए इतना ही था, आज बहुत कुछ सिखाएं आप दो। एक चीज़ और आप लोग से मैं पूछना चाहता हूँ कि अगर मान लिया कि चलिए 1 यूनिट को कंज्यूम किया, 2 यूनिट 3 यूनिट, एक से हमको 10 सेटिस्फेक्शन मिला, दूसरा से 30 मिला, और तीसरा से हमको 40 यूटिल्स मिला, तो अब बताइए तो मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन किसको बोलेंगे? मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन 40 को मत बोलिएगा, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन सारे को जोड़ के होते हैं, ठीक है, सारे को ऐड कर देंगे ना तो ये टोटल हमको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन रहेंगे। ठीक, इसको माइंड में रखिएगा और पढ़ने का कोशिश करिए, और बस हमको साथ दीजिए, मैं आपका फुल सपोर्ट करूँगा। बस थैंक्स फॉर वॉचिंग।